ओके कूल। तो आज हम लोग बात करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट से जो ऑफ स्प्रिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी? वो डीएनए के थ्रू जाएगी। ठीक है, हम लोग जानते हैं, अगर डीएनए का फंक्शनिंग के बारे में देखें तो हम लोग जानते हैं कि हमारे ह्यूमंस में कितने क्रोमोजोम हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं। ठीक है, ये क्रोमोजोम्स कैसे डिवाइड होते हैं ऑफ स्प्रिंग में जाने के लिए? हाफ, ये 23 पेयर है तो इसमें जो है हाफ क्रोमोजोम मैटरनल होगा और हाफ क्रोमोजोम पैटर्नल होगा। मतलब 23 पेयर अगर है तो 46 क्रोमोजोम्स हुए। ठीक, इस 46 में 23 फादर से आएंगे और 23 मदर से आएंगे। ठीक, अब ये मदर से आए 23 और फादर से आए 23। अब इन क्रोमोजोम्स में क्या है? ये क्रोमोजोम्स अपने अंदर कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में। ठीक है, और डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। एक सीढ़ी आप लोग देखें अपने घर में, सीढ़ी अगर यूज होता है तो कैसे सीढ़ी में दो बांस लगा रहता है, फिर बल्ली बीच बीच में उसको बेस प्रोवाइड करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए छोटी छोटी लकड़ी की टुकड़ी से उसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ये अभी हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे बनता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्रोमोजोम्स जो है, क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए रहते हैं और डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक, तो 46 क्रोमोजोम में 23 फादर से आए, 23 मदर से आए। इस क्रोमोजोम्स को ऐसे हम देखते हैं कि अब तो आ गए मान लीजिए कि 23 फादर से, 23 मदर से, लेकिन ये एक्सप्रेस कैसे करेंगे अपने आप को? तो क्रोमोजोम्स को मानिए कि एक आर्मी है। ठीक है, एक आर्मी फादर से आई, एक आर्मी मदर से आई। आर्मी आपस में खड़ी है, एक दूसरे को देख रही है। जो आर्मी ज्यादा मजबूत होगा वो राज करेगा राज्य पे। ठीक, वैसे ही सेम चीज होता है कि फादर से एक आर्मी आई, मदर से एक आर्मी आई। उन दोनों आर्मी में जो मजबूत है, अब मजबूती कैसे देखेंगे? मजबूती देखेंगे कि उनके पास आर्म्स एंड एम्यूशंस कितने हैं, उनके पास गोला बारूद कितना है, उनके पास बम कितना है, कट्टा कितना है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन मजबूत है। तो उनके लिए बम और कट्टा क्या हो गया? ये डीएनए। डीएनए का जो प्रभुत्व है, कितना डीएनए मजबूत है। डीएनए कैसे मजबूत है? डीएनए के अंदर कोडिंग होती है, जेनेटिक कोडिंग होती है। हर कैरेक्टर के लिए अपना अपना जेनेटिक कोड होता है डीएनए में। ठीक है, वो जेनेटिक कोड किस प्रोटीन को बनाएगा, किस प्रोटीन को बनाने के लिए वो जेनेटिक कोड मजबूत है, किस प्रोटीन को बनाने के लिए वो कमजोर है, ये सब ये इंफॉर्मेशन इस डीएनए में रहती है। ठीक, तो ऐसे ही जो है एक कैरेक्टर जो है, एक ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर इसी हिसाब से जो है दिखते हैं कि 23 क्रोमोजोम आया मदर से, 23 क्रोमोजोम आया फादर से। अब इन दोनों क्रोमोजोम में मार होगा, ये दोनों देखेंगे कि कौन किस में कितना मजबूत है, किस में कितना पावर है। जिसमें जैसा जो जिस जीन को ट्रांसक्रिप्ट कराने के लिए जिसमें ज़्यादा प्रोटीन बनाने की ताकत होगी, वो अपने कैरेक्टर, वो उस कैरेक्टर को ऑफ स्प्रिंग में शो कराएगा। ठीक है, अब अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या है? डीएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक, डीएनए इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम
पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब डीएनए रहता कहाँ है? डीएनए की अगर लोकेशन की बात करें तो डीएनए की जो लोकेशन है वो होती है क्रोमोसोम्स में, वो होती है न्यूक्लियस में। ठीक, डीएनए की लोकेशन कहाँ है? इनसाइड न्यूक्लियस। इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक, अगर न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात करें, न्यूक्लियस सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसी के अंदर जो जेनेटिक कंटेंट है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसी न्यूक्लियस में रिसाइड करती है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के सरफेस पे जो इसकी मेम्ब्रेन है, पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोपोर कहते हैं उनको। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो पोर है इसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोपोर। और जो फ्लूइड है इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, और एक स्ट्रक्चर इसमें होती है जो मेम्ब्रेन नहीं जिसमें रहती है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर ये जो हमारे डीएनए हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, वो ऐसे फैले हुए रहते हैं क्रोमेटिड्स के फॉर्म में। ठीक, एक ये देखिए, ये क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमाटिन के फॉर्म में। क्रोमाटिन और क्रोमेटिड में क्या अंतर है ये भी हम लोग देखते हैं। क्रोमेटिन क्या है कि अगर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए का जो कंटेंट है वो पड़ा हुआ है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी आप मान लीजिए कि रस्सी है, ठीक है, रस्सी है जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर बस फैली हुई है, इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जहां तहां ये फैली हुई है। तो ये है अपनी, इसको कहते हैं क्रोमैटिन। और क्रोमेटिड क्या होता है? क्रोमेटिड भी सेम ही है, लेकिन वो क्या होता है कि जब हम लोग जानते हैं कि सेल जब डिवाइड करता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो मेटाफेज में जब देखिए सेल डिवाइड हो रहा है, मतलब सेल को बांटना है, दो हिस्से में अपने आप को तोड़ना है, तो हर ऑर्गन को एक उसको नापना होगा ना कि 50-50% बांटना है, तो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बांटना होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 25% इसको दे दिए 75% उसको दे दिए, तब तो वो गड़बड़ा जाएगा सारा मैकेनिज्म जो है फंक्शन सेल के काम करने का। तो सेल के मेटाफेज में ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होके इस शेप में आ जाता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस शेप में आ जाता है, ये है क्रोमोसोम। ठीक है, जो सेल के मेटाफेज में कंडेंस होके हम लोग को दिखता है। इसका क्या फीचर है? इसका फीचर ये है कि ये स्टडी करने में, एक तो क्रोमेटिन मटेरियल के स्टडी करने में अच्छा होता है। ठीक है, मतलब एक रस्सी फैली हुई है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक, उसको हमको रिसर्च करने में अच्छा होगा कि मतलब कहीं टूटा है कि कहीं कटा है, वो देखने में अच्छा होगा, या एक हाथ में उसको गोला बना के ले आए तो देखने में अच्छा होगा। तो ऑब्वियस है कि गोला बना के लेते आए, क्योंकि वो कंडेंस हुआ पड़ा है, हम सब चीज़ को देख सकते हैं। तो जो क्रोमेटिन है वो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक, तो ये हम बस दिखा रहे थे कि डीएनए कहाँ रिसाइड करता है। तो डीएनए ये इस न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है,
न्यूक्लियोलस का जो रोल है सेल के फंक्शनिंग में, न्यूक्लियोलस का क्या काम है? न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए बनाता है और राइबोसोमल प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम के फॉर्मेशन में जो प्रोटीन लगती है और जो राइबोसोमल आरएनए लगता है वो इस न्यूक्लियस में बनती है। ठीक, न्यूक्लियोलस में बनती है। अब ये पोर जो है न्यूक्लियस के, ये पोर किस चीज में हेल्प करते हैं? न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन पे ये पोर पड़े हैं, ये पोर किस चीज में हेल्प करते हैं? ये पोर क्या किस चीज में मदद करेंगे? जो कंटेंट है, जैसे न्यूक्लियोलस में बना राइबोसोमल आरएनए बना, राइबोसोमल प्रोटीन बना, वो इसी पोर के थ्रू बाहर जाएंगी और जो ये क्रोमेटीन को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए वो इस प्रोटीन के थ्रू अंदर जाएंगी और राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल प्रोटीन इस पोर के थ्रू बाहर आएंगी। तो ये काम है इस पोर का। ठीक है, ये न्यूक्लियस का एक ओवरव्यू हो गया। लोकेशन देख लिए हम डीएनए का कि न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अब डीएनए के फीचर्स के हम लोग बारे में बात करते हैं कि डीएनए के फीचर्स क्या हैं। ठीक, फीचर्स ऑफ डीएनए। ओके, सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे एक्चुअली, जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए पे काम किया और बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उन्होंने जो डीएनए का स्ट्रक्चर बताया वो बताया कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक, तो साइंटिस्ट का नाम है वाटसन एंड क्रिक। gave double helix model of डीएनए। ठीक है, ये हो गया कि डबल हेलिक्स कैसा होता है। हम लोग देख लिए ये एक सीढ़ी के जैसा होता है, ऐसा लगता है कि सीढ़ी है। ठीक, और इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और डीएनए की ये क्या है? डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स के एक लॉन्ग चेन है। डीएनए इज ए लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग कि बना तो है ये न्यूक्लियोटाइड से। मान गए कि न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग चेन है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड क्या है इस बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो है तीन चीज से बना है। एक नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा पेंटोज शुगर। ये तीन चीज से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना है। अब नाइट्रोजिनस बेस क्या है, फॉस्फेट ग्रुप क्या है और पेंटोज शुगर क्या है? पेंटोज शुगर की जो स्ट्रक्चर होती है
देखिए, डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, जो सीढ़ी अगर हम लोग देखें कि सीढ़ी के जैसा है, तो ये जो है सीढ़ी का जो बांस है, ठीक, ये बना है अपना पेंटोज शुगर से, ठीक। और इसी के कॉर्नर्स पे मतलब इंड पे फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस रहते हैं, ठीक है। तो अगर पेंटोज शुगर की हम बात करें तो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, ये कैसे होता है, ये यहाँ H, ये OH, ये यहाँ एक नंबर कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेस जुड़े रहते हैं, और ये 5 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक डीएनए का। एक सेगमेंट अगर हम काट के देखें तो इसका ग्रुप ऐसा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं, नाइट्रोजिनस बेस है और अपना पेंटोज शुगर है। अब नाइट्रोजिनस बेस की अगर हम लोग बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। दो नाइट्रोजिनस बेस हो गए, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। अब फर्दर प्यूरिन में भी दो बेस आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एडिनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडीन में 3 आते हैं, थायामीन, यूरासिल एंड साइटोसिल, ठीक। ये नाइट्रोजिनस बेस के डिवीजन है, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। एडेनिन, प्यूरिन में 2 हो गए, एडेनिन गुआनिन, और पायरिमिडीन में थायमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। ये देख रहे हैं, पायरिमिडीन में पी वाई है, थायमिन में भी वाई है, साइटोसिन में भी वाई है, और यूरासिल जो है, यूरासिल आरएनए में होता है। डीएनए में थायमिन होगा और आरएनए में इसी थायमिन की जगह पे यूरासिल हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब डीएनए को देखेंगे, अगर डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का। अब डीएनए की जो पोलरिटी रहती है एंटी पैरेलल रहती है, इट हैज ए एंटी पैरेलल पोलरिटी। एंटी पैरेलल पोलरिटी का क्या मतलब है? एंटी पैरेलल पोलरिटी का मतलब ये है कि ये 5 कार्बन का पेंटोज शुगर है अपने पास, ठीक है, 5 कार्बन का पेंटोज शुगर है, जिसपे 1 नंबर के कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेस लगे हैं, 5 नंबर पे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है। और ये तो एक सेगमेंट हो गया। अगर डीएनए को हम देखें, बड़े उसके टुकड़े को देखें, तो ये कैसा होता है मालूम? ये ऐसा होता है, देखिए बताते हैं। ठीक,
देखिए, अगर अब डीएनए के कंस्ट्रक्शन की बात करें कि कैसे बना हुआ होता है, तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हम लोग देखें कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन दो तरह के होते हैं। एडेनिन गुआनिन प्यूरिन में आता है, थायमिन यूरासिल एंड साइटोसिन पिरिमिडीन में आता है। ठीक है, और इन दोनों के जुड़ने का, जो नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ेंगे, इनका एक तरीका होता है जुड़ने का। तो एडेनिन एडेनिन और थायमिन जो जुड़ेंगे तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ठीक है, और गुआनिन और साइटोसिन जो जुड़ेंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे आपस में। ठीक, ये इनके जुड़ने का तरीका है। एडेनिन और थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे और गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बनेंगे। और जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, एच बॉन्ड, ये बहुत वीक होती है। ठीक, वीक बॉन्ड होती है। अभी हम लोग आगे जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा, डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो यही जो डीएनए की हेलिक्स है, ये टूट जाती है और आप क्या कहते हैं, एक अलग आरएनए का फॉर्मेशन करती है। वो आरएनए फिर प्रोटीन के फॉर्मेशन में बदल करता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, ये पेंटोज शुगर हो गया, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, और एंटी पैरेलल पोलैरिटी में रहती है। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का क्या मतलब है कि ये देखिए, एक अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है, अगर लेफ्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का 5 डैश है, लेफ्ट वाले न्यूक्लियोटाइड की पोलैरिटी 5 डैश है, तो राइट वाले न्यूक्लियोटाइड की पोलैरिटी 3 डैश होगी। ठीक है, राइट वाले की क्या होगी, 3 डैश होगी। अगर लेफ्ट वाले की 3 डैश है तो राइट वाले की क्या होगी, पोलैरिटी 5 डैश होगी। ये एंटी पैरेलल इसी को कहते हैं, कि मतलब दोनों एक तरीके से नहीं होंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट, और यहाँ हम लोग देख भी पा रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड है, ठीक, एक के पास 5 डैश है तो एक के पास 3 डैश है। ठीक, ये क्या है, एंटी पैरेलल, ये बात है एंटी पैरेलल का। ठीक है, अब देखिए, नाइट्रोजनस बेस हम बताए अभी आपको कि एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो कि वीक रहता है। गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से कैसे जुड़े रहेंगे, ये देखिए, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पड़े हैं 1 नंबर कार्बन पे। ठीक है, तो ये आपस में जुड़े रहेंगे। अगर एडेनिन गुआनिन है, एडेनिन थायमिन है तो डबल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, एडेनिन गुआनिन है तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। ठीक है, इसको नाइट्रोजन बेस को हम कर देते हैं, मान लीजिए डबल बॉन्ड से जोड़ना है तो एडेनिन और ये थायमिन, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ना है तो गुआनिन और साइटोसिन। ठीक, तो ऐसे जो है डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे न्यूक्लियस में पड़ा रहता है। ठीक, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है इसकी। ये जो H बॉन्ड है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है डीएनए को, वीक बॉन्ड, एंड दिस H बॉन्ड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। ठीक, और ये तो हो गया एक सेक्शन। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़ेंगे, तो ये कैसे जुड़ेंगे, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। दो नाइट्रोजनस बेस आपस में कैसे जुड़ेंगे, H बॉन्ड से जुड़ेंगे।
दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। और ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये बहुत मजबूत होता है बॉन्ड। क्यों इसको मजबूती चाहिए? क्योंकि सीढ़ी बनाना है। सीढ़ी का अगर दो बांस कमजोर रहेगा तो वो स्टेबल रह पाएगी, कभी वो एक जगह पे खड़ी रह पाएगी, कभी नहीं रह पाएगी। देख रहे हैं हम लोग, ठीक। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो बहुत मजबूत होती है। और ये नाइट्रोजनस बेस कमजोर की होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बनी रहती है। ये कमजोर इसीलिए होती है क्योंकि आगे जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो ये इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए ये कमजोर होती है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया डीएनए के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए का नंबरिंग क्या होता है। हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए का कंटेंट अलग अलग है, नंबर अलग अलग है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, हम लोग में इन ह्यूमन डीएनए का जो नंबर है ना वो हम लोग लंबाई से भी करते हैं, लेकिन एक बेस पेयर का कॉन्सेप्ट है कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो दूरी है इसको हम लोग कहते हैं बेस पेयर, ठीक है। तो ह्यूमंस में क्या है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर का एक बेस पेयर का डीएनए रहता है। मतलब इतना लंबा डीएनए रहता है बेस पेयर। और दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है मालूम? 0.34 नैनोमीटर, ठीक। दो बेस पेयर के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है। ठीक, तो ये हो गया डीएनए के बारे में कि दो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनी रहती है डीएनए। दो वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, ठीक है। एंटी पैरेलल पोलरिटी होती है। और जो दो नाइट्रोजनस बेस हैं वो H बॉन्ड से जुड़े रहेंगे और ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा रहेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। तो ये पूरा डीएनए का कॉन्सेप्ट है, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कूल।